हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए के सिंह। और आज DSSB में जो क्वेश्चन आते हैं यानी कि DSSB की उसकी तैयारी करेंगे। जो आपके क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आपको फुल फॉर्म देखने के लिए मिलते हैं बहुत सारी, और फुल फॉर्म से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये कब आया, जैसे कि AACR2 हो गया, ILA हो गया, SLA हो गया, इन सब के बारे में आपसे देखा होगा। मैं आप मैथ्स फॉलोइंग में एक तो आपसे फुल फॉर्म पूछी जाती है, फिर इनके ईयर पूछे जाते हैं, और ये कब कब किस तरह से क्रॉनिकल ऑर्डर में आपसे आए हैं, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज हम चलेंगे, उनके एक तो फुल फॉर्म देखेंगे, कब आएगी ये देखेंगे, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो ये आपको वीडियो दो पार्ट में मिलेगी, यानी कि A to Z आपको जितने भी सारे के सारे हैं, तो यानी कि A to Z। जैसे आपका लास्ट कौन सा बचता है, ZBB, यानी कि जीरो बेस्ड बजट बचता है। और पहला क्या शुरू हो जाएगा, एंग्लो अमेरिकन जो कोड है, यानी कि AACR जो होता है। आपको AACR के फुल फॉर्म पता होने चाहिए, क्या क्या है और कि कब कब आए हैं, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि DSSB में एक दो क्वेश्चन इस तरह का मिलेगा ही मिलेगा, जैसे आपने पहले पेपरों में देखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज देखते हैं आज देखते हैं हम A से लेकर A to N तक देखते हैं, यानी कि N तक देख लेंगे, उसके बाद के यानी कि मिडिल तक आ जाएगा, यानी कि आपका आधे तक हो जाएंगे। और इससे आपको क्या नाम एक साथ इतने सारे एब्रिवेशन और ये सब चीज़ें भी याद करने का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपका देखते हैं हम A से, यानी कि A से देखते हैं A में आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। तो A में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला आपका आ जाएगा, एक मिनट पेन चेंज कर लें, पेन आपका ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं A सेक्शन को, यानी कि A सेक्शन में लेके चलते हैं। और A सेक्शन में भी अब आपका आता है, सबसे पहले आता है AACR, यानी कि AACR क्या होता है, AACR होता है आपका एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स, यानी कि एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, तो इसके हमने यानी कि ये तो है मेन, इसके आपको दो पार्ट्स और पढ़ने हैं, यानी कि एक आपने पढ़ा होगा AACR1 और AACR2, और फिर आता है AACR-R2, यानी कि 4 पार्ट में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी होती हैं। ये आपका जो पहला आ जाएगा AACR1। तो AACR-1 का मतलब क्या है, एंग्लो अमेरिकन जो रूल्स हैं वो इंटरनेशनली लाइब्रेरी कैटलॉगिंग रूल्स होते हैं। जो फर्स्ट कब हुआ था, पब्लिश कब हुआ था, ये आपका पब्लिश हुआ था 1967 में, यानी कि ये पब्लिश हुआ था 1967 में। और इसका एडिशन किसका था, यानी कि ये एडिशन एडिटेड बाय कौन थे, C. समनियर। ठीक है, तो C. समनियर ने इसका क्या करा था, समनियर जो थे उन्होंने AACR जो था पहला, उसका एडिशन निकाला था। फिर आता है AACR2, यानी कि AACR2 जो ये है AACR2 आपसे पूछा जाए AACR2 की फुल फॉर्म क्या है, तो ये हो जाएगी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल 2, यानी कि आपकी आ जाएगी एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स 2। तो ये हो गया 2। और इसका कब आया, यानी कि ये कब आया, इसका एडिटिंग किसने करी, तो ये है आपके एडिटिंग या एडिटर बाय एम्स्नल गॉरमैन एंड पीटर W. वेनक्लर। ठीक है, तो ये थे। और ये आया कब, यानी इन इशूड बाय, ये आया आपका 1978 में। तो आपको पता चलेगा AACR कब आया, AACR आपका आया, बताइए AACR आपका क्या 1967 में, और AACR2 हो गया आपका 1960 किसमें 7 में। फिर आता है AACR-2R, यानी कि AACR-2R,
यानी कि इसका रिवाइज एडिशन कब आया? ये एक तरह से जो था 1988 से 1990 तक एक तरह से अप्रूव हुआ। फिर इसके जो अप टू डेट है, जो लास्ट अप टू डेट था वो आया 2005 में, यानी कि जो इसका अप्रूव है, यानी कि अप्रूव फुल फॉर्म में बस ये है, रिवाइज्ड एडिशन है, यानी कि जो है इसके आगे रिवाइज लिखा मिलेगा, ऐसे लिखा मिल जाएगा या फिर आर लिखा मिल जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये आपसे रिवाइज की फुल फॉर्म पूछ रहा है या फिर रिवाइज के बारे में पूछ रहा है। ये आया था इन 1988 एंड 1999 और ऑल इशू, यानी कि ऑल इसके अप टू डेट कब आए? अप टू डेट जो हो गया इसमें अप टू डेट्स 2005। तो ये आपको पता चलेगा AACR2 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि AACR2 बच्चे परेशान होते रहते हैं, तो वो AACR2 ये है। फिर आता है एक आपसे पूछी जाएगी फुल फॉर्म या फिर उसके बारे में पूछी जाएगी। जो फुल फॉर्म होगी उसके मैं फुल फॉर्म बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट जो एब्रीवेशन हो गया या फिर जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि फुल फॉर्म, बहुत सारी फुल फॉर्म ILA कहाँ पर है, किस तरह, तो ये आपका ये हो जाएगा एडनेट। तो एडनेट क्या है? अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क। तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है, याद रखना, अहमदाबाद नेटवर्क। फिर आता है आर्गनेट, यानी कि AGRINET, आर्गनेट। तो इसका क्या हो जाएगी? एग्रीकल्चर नेटवर्किंग। ठीक है, आगे क्या आती है फुल फॉर्म? ARGIS। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि लाइब्रेरी के आपके जो DSSB में इस तरह की फुल फॉर्म पूछी जाती है। और फुल फॉर्म के साथ साथ आपसे ये पूछा जाता है किससे रिलेटेड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो आपके आ सकते हैं वही, यानी कि DSSB में कौन कौन से आ सकते हैं। देखिए आपको सारे बता दें, AACR2 और आपके ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको डेट पूछी जाती है, तो यानी कि आपको पता होना चाहिए। तो ए से आपका कौन सा आ जाता है? फिर आता है ALA, यानी कि ALA आप कैसे बोल सकते हो, और ALA आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ALA की फुल फॉर्म क्या है? ALA जो आप पढ़ते आ रहे हो, ALA की फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन लाइब्रेरी, जो कि सबसे पुरानी लाइब्रेरी एसोसिएशन है। और सबसे पुरानी कब आई थी? 18 के आगे बताइए, 18 के आगे इसकी डेट क्या होगी, यानी कि कब आया था? आपको कई बार क्वेश्चन भी करा चुके हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आपने पढ़ भी चुका है। तो ये कब आया था अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन? तो ये कब आया आपका? ये आया था आपका 6 अक्टूबर 1876 में। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये नॉन प्रॉफिटेबल NGO टाइप की एजेंसी है, यानी कि इस तरह की एजेंसी है। और इसका कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में, यानी कि अमेरिका की है तो वॉशिंगटन DC तो हो गई, यानी कि अमेरिका में। तो सारी चीज़ देखो, एक चीज़ याद रखना, जैसे कि मान लीजिए आप मुंबई में रह रहे हो और मुंबई में 2 पार्ट है, एक तो है धारावी टाइप, यानी कि जहाँ पर स्लम एरिया है, और एक है क्या नाम, जो अमीरों का एरिया, जैसे कि यहाँ पर ये अंबानी रहते हैं या फिर इस तरह के जो एरिया है, ये क्या है? अमीरों का एरिया। तो वहाँ पर आपको क्या मिलेंगे? सारे के सारे जो स्टॉक के एक्सचेंज है या फिर बैंक है बड़े बड़े, वो मिलते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी तरह का अमेरिका में है, यानी कि वॉशिंगटन DC यही है कि बड़े आदमियों का एरिया है, और वहाँ पर आपको इसी तरह की जो भी अमेरिका से रिलेटेड हो, तो शिकागो या फिर अमेरिका जो है वॉशिंगटन DC आंसर होगा इसका। ठीक है, तो अब क्या चलते हैं, ए से आगे चलते हैं। ए से आपको कोई और रिलेटेड जो हो वही मिलते हैं, देखते हैं। ए से आपका जो पूछा जाता है, यानी कि नेक्स्ट जो पूछा जाता है ASCII, यानी कि अमेरिकन, ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो यानी कि एक बार पूछा गया है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। अमेरिकन स्टैंडर्ड, यानी कि स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। याद रख लेना, ये एक तरह से जब पुराने ज़माने में जो आर्मीज़ की होती थी और जो उनके चेंजेस होते थे, उनके कोड होते थे, उसके लिए करा गया था, शुरुआत करी गई थी अमेरिकन द्वारा। तो ये है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ध्यान रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है
आगे जो इम्पोर्टेंट है आपका BC, यानी कि BC क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, BC की फुल फॉर्म पूछी गई। BC क्या है? बिलिस क्लासिफिकेशन, या फिर आपसे जो दो तरह पूछा जाएगा। अगर आपका मैच द फॉलोइंग में, पहली बात तो मैच द फॉलोइंग में ही आपका क्वेश्चन आना है ये। अगर इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं मैच द फॉलोइंग में, BC पूछा जाएगा, ALC पूछा जाएगा, ALA पूछा जाएगा, SLA पूछा जाएगा, ये, या अगर मैच द फॉलोइंग में ना है तो आपसे पूछा जाएगा BC की फुल फॉर्म क्या है, या BC किससे संबंधित है। तो BC से संबंधित है आपका बिलिस क्लासिफिकेशन, बिलिस क्लासिफिकेशन यानी क्लासिफिकेशन। और दूसरा क्या कहेंगे? बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन, बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन। याद रखना है, दोनों के दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, बिलिस क्लासिफिकेशन और बिब्लोग्राफिक क्लासिफिकेशन। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका, एक आता है BIS। ये आता है BIS, तो क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। BNB तो आपको पता होगा, ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी, BNB तो पता ही है सबको। तो BNB की फुल फॉर्म आपको बता दी है, BNB लिख लीजिए वैसे भी। BNB की क्या है? ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी। तो ये याद रखना, ब्रिटिश नेशनल लाइब्रेरी। अब आगे चलते हैं, आगे आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? CC। चलिए आगे चलते हैं। CC की फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, CC कौन है? रंगनाथन है, और रंगनाथन की वजह से ही आज आप लाइब्रेरी का पेपर दे रहे हो। अगर नहीं इस तरह, यानी कि रंगनाथन ने, और जो 1910 में जो बड़ोदरा लाइब्रेरी और जो इतने सारे मूवमेंट हुए लाइब्रेरी के, अगर वो सब ना होते तो आज आप लाइब्रेरी के जॉब भी नहीं देखते, और ना ही आप लाइब्रेरी के टीचर बनने के लिए अपने सपने को साकार कर रहे होते। ये होती है क्लर्क की नौकरी, और क्लर्क से भी ये मान लिया जाता है कि बिल्कुल नॉर्मल ही नौकरी मान ली जाती। तो क्या होगा? CC क्या हो गया? कॉलोनी क्लासिफिकेशन। अब आता है CCC, यानी कि CCC में भी ये आ जाएंगे CCC, यानी कि CC क्या हो गया? जो है आपके कॉलोन क्लासिफिकेशन, यानी कॉलोन क्लासिफिकेशन आपने जैसे पढ़ लिया तो ये हो गया सेंट्रल कॉलोन क्लासिफिकेशन, यानी आपका हो जाएगा क्लासिफाइड कॉलोन क्लासिफिकेशन, ये हो जाएगा कॉमन जो होगा, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। एक आ जाता है आपका कॉपीराइट एक्ट, यानी कि कॉपीराइट एक्ट, ये सब आ जाते हैं CC, यानी कि आपको जब भी आप मैच द फॉलोइंग हो या फिर इस तरह के जो क्वेश्चन को देखें तो आप उसको देख लेना कि किस तरह से, यानी कि CC पूछा है, खाली CC पूछा है और उसमें कॉलोन क्लासिफिकेशन, तो कॉलोन क्लासिफिकेशन लगाना। CCC पूछा है और उसमें आपका कैटलॉग कॉलोन क्लासिफिकेशन हो, यानी कि वो हो तो वो उसके हिसाब से आपको लगाना होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या आ रहा है आपका? आगे आता है CILIP। ये आपसे कई बार पूछा गया, तो यानी कि ये आपका हो जाएगा करेक्टेड इंस्टीट्यूशन ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन पर फॉर्मेशनल्स, ठीक है, तो ये आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। CMS सबको पता है, CMS आपका है कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि और ये लाइब्रेरी में कई बार पूछा गया है और कई बार नहीं पूछा गया, क्या DSSB के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है आपका CPU की फुल फॉर्म क्या है? जो CPU की फुल फॉर्म आप पढ़ते हो, यानी कि जिस आपको CPU ले घूमते रहते हो, जिस आपको लैपटॉप का, यानी कि लैपटॉप का जो मेन पार्ट है, यानी लैपटॉप को तो आपका छोटा पार्ट हो गया, उसमें तो एक चिप में आपका सारा सामान हो जाता है, यानी कि एक छोटे से बोर्ड में आपका सारा। और क्या होता है CPU में? क्या होता है CPU में आपके बड़े रूप में ही, यानी कि आप जो बड़े बड़े कंप्यूटर एक तरह से देखते हो, जिसके में एक अलग से बॉक्स होता है, उसे कहते हैं CPU। और CPU के अंदर क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपके, यानी कि यूनिट, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है MBU यानी मेमोरी यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, और ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो ये आपके इसमें आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका D से आती है आपकी DBMS। DBMS की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई DSSB में, तो याद रखना डाटाबेस, यानी कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, याद रखना डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम।
तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर आपकी आ जाती है सबसे इंपॉर्टेंट DDC। DDC क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कब आया था, और सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था इसका वो कितने पन्नों का था, 44 पन्नों का, जिसमें से 44 पन्नों में से सिर्फ 4 पन्नों या 2 से 4 पन्नों में ही आपकी जो क्लासिफिकेशन था वो था, और सारा इंट्रोडक्शन और ये सब चीज़ें थी। और DDC बनाया किसने, यानी कि DDC आया कब है और DDC बनाया किसने है, ये आपसे पूछा जाता है। तो DDC बनाया किसने है, सबसे पहली बात तो ये है। DDC आया कब, ये आता है सबसे पहले आता है 1876 में DDC आया, यानी कि DDC आया। और बनाने वाला कौन था, यानी कि DDC बनाया किसने, मेलवल डीवी ने, याद रखना मेलवल डीवी। और पेज कौन, यानी सबसे पहला जो एडिशन था वो किसका था, 44 पेज का, याद रखना। 44 पेज में से भी आपके कितने पेज थे, यानी कि 2 से 4 पन्ने ही थे जिनमें की सारी इन्फॉर्मेशन थी, और सारे इंट्रोडक्शन में और उसके जो रेफरेंस में थे वो सारे पन्ने थे। जो लास्ट एडिशन है अब DDC का कौन सा चल रहा है, ये भी आपसे पूछा जाता है। DDC का जो लास्ट एडिशन है कौन सा चल रहा है, 23 चल रहा है, 24 चल रहा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। देखें आपका कितना पता है कि DDC का कौन सा एडिशन चल रहा है। DDC का और CC का लेटेस्ट एडिशन का बताइए, और कब आया वो लेटेस्ट एडिशन वो भी बताइए। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है DILNET, यानी कि DELNET। तो DILNET में भी आपके 2 हैं, एक दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क है और एक डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क है। तो इसलिए ध्यान रखना, अगर आपका दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क लिखा मिल जाए ऑप्शन में तो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क लगाना, और अगर डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क लिखा मिल जाए तो डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क लगाना, क्योंकि बहुत सी जो ये है एब्रीवेशन उसमें सारी जो चीज़ें हैं वो सेम सी है। तो ये क्या है, डेवलपमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क और दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, ठीक है। तो याद रखना दोनों की फुल फॉर्म एक जैसी ही है। फिर आता है DSI तो इसकी क्या है, डिफेंस साइंस इंफॉर्मेशन। ओके, एक मिनट, इसे मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आएगी नहीं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं DESIDOSC। तो ये क्या होगा, डिफेंस साइंस इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे पूछी गई है फुल फॉर्म। चलिए आगे चलते हैं। DNS की कंप्यूटर में आ सकता है। DNS के फुल फॉर्म है डोमेन नेमिंग सिस्टम। याद रखना डोमेन नेमिंग सिस्टम जो इंपॉर्टेंट आ सकता है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। अब ई से कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ई से आपकी एक ही आ जाएगी। जब ई से पूछा जाता है तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा नहीं गया। अब आ जाता है एफ से आ जाते हैं। एफ से, ई से आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, एफ से आ जाते हैं। FAID क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। यही क्वेश्चन, जो ये वाला क्वेश्चन है, जो DSSB के जो पेपर है, यानी कि DSSB के जो पेपर है उसमें FID की फुल फॉर्म अलग दे रखी है। यानी कि उसमें क्या कर रखा है, FID की फुल फॉर्म अलग दे रखी है। तो बच्चे बहुत सारे परेशान हो रहे थे कि इसमें अलग दे रखी है और आपने जो कराई है वो अलग है। भाई देखो, जो DSSB की आंसर की आई थी वो उस हिसाब से पेपर है, यानी कि उसमें जो पेपर की आपको फेरबदल नहीं करके गया है, सीधे के सीधे वही आंसर की उठाकर दे दी गई है। क्योंकि ऐसा होता है जैसे कि मान लीजिए ऑफिशियल आंसर की होती है वो अलग होती है। हम जो जैसे मान ले, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि जब पेपर कराते हैं या फिर कोई भी इंस्टीट्यूट पेपर कराता है तो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, और जब ऑफिशियल आंसर की होती है वो अलग आती है। तो इसलिए ऑफिशियल आंसर की दी जाती है कि आपको दिक्कत का सामना करना पड़े। अब आता है FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। चलिए आगे चलते हैं। FTP हो गया, यानी कि FTP। और आपका फिर आता है ये जो GB है, TB है, ये तो आपको पता ही है, ये अलग से मैं कराऊंगा कि आपको जिससे समझ में आ जाए।
अब आता है जो आपका इम्पोर्टेंट आ सकता है, जो आपकी है HELINET। तो ये क्या है? हेल्थ साइंस लाइब्रेरी एंड नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, यानी कि हेल्थ साइंस SCIEN साइंस लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो आपसे पूछी जाती है। फिर आगे चलते हैं। फिर आपका आ जाता है, दो इम्पोर्टेंट है जो कंप्यूटर से भी रिलेटेड है और आपके इससे भी HTML, और एक आता है HTTP। दोनों के दोनों इम्पोर्टेंट है। एक है हाइपर टेक्स्ट, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसी से आपका जितने भी आपके जो वेब पेज बनते हैं, वेब पेज डिज़ाइनिंग होती है, उसके लिए जो कोडिंग होती है वो HTML से होती है, ना कि आपके जावा, CCC वो C++, ये सब चीज़ों से नहीं होती। वो जितनी भी कोडिंग होती है, जैसे वेब पेज डिज़ाइनिंग होता है, आपने देखते हो सुंदर सुंदर पेज आपके दिखाए देते हैं, उसमें जैसे आपका होम पेज पर दबाओगे तो ये आपको इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो HTTP होती है, यानी कि HTML जो होता है उस पर होता है। अब आता है HTTP, यानी कि हाइपर, ध्यान रखना है दोनों के हाइपर से शुरू होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब आता है ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी कि ट्रांसफ़र जो इंटरनेट होता है उसका जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTML जो होता है, HTML होता है मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड है। फिर आपका आता है IACS, यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर क्लासिफिकेशन सोसाइटी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। ICAS, ये क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ क्लासिफिकेशन सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट भी है। फिर आपका चलते हैं नीचे, जिससे आप IAS LIC पढ़ते हैं, यानी कि IAS LIC पढ़ते हैं। तो क्या है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर, याद रखना टीचर, L से है तो L से हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा स्पेशल लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरियंस, और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, यानी कि ये लाइब्रेरी के जो लाइब्रेरियंस होते हैं उनके लिए जो इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है उसके लिए होता है। यानी कि लाइब्रेरियन जो है उनकी जो लाइब्रेरी है उनके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर आपका आता है टीचर वाली, यानी कि जो अभी टीचर के उसमें क्या करना है, बस इसमें आ जाएगा ASTLIS, यानी कि इसमें जो T है वो लाइब्रेरी का, और जो IAS LI वाला तो उसमें क्या है? लाइब्रेरियन के ऊपर है। यानी कि जो टीचर और लाइब्रेरी के दो अलग अलग क्वेश्चन है, इसमें बस इतना ही अंतर है, एक में T है और एक में L का अंतर है। तो ये क्या हो जाएगा? इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यानी कि ये क्या करता है? ऊपर वाला क्या करता है? वो लाइब्रेरी के बारे में बताता है, और नीचे वाला क्या करता है? जो लाइब्रेरियन है, टीचर है, उनके बारे में बताता है आपको। चलिए तो आगे चलते हैं। अब आता है इफ़ला, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आता है इफ़ला क्या, कहाँ पर है ये आपको पता होना चाहिए। इफ़ला क्या है ये पता होना चाहिए, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इफ़ला क्या है? इंटरनेशनल फेडरेशन फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है? इफ़ला आया कब? यानी कि आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इफ़ला आया कब। इफ़ला जो है एक ऐसी संस्था है जिसमें हम क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी एसोसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सब चीज़ें आई कब, यानी कि ये सब चीज़ें आपको बताई कब जा रही है, देखो ये सब चीज़ यानी कि इफ्ला आया था आपको 1927 यानी, और 1926 में क्या है, 1926 वाला जो क्वेश्चन है हमने क्वेश्चन करा हुआ है 1926 वाला, जब मैच ऑफ फॉलोइंग जब हमने DSSS UGC के जो क्वेश्चन कर रहे थे तब हमने करा था कि क्या करा था 1926 और 1927 वाला जब मैच ऑफ फॉलोइंग करा था, वो आपको 2 दिन पहले की वीडियो में मिल जाएगा, तो उसका भी बताइए आपने क्या करा। और ये पार्टनर किसका है, ये पार्टनर है यूनेस्को का, यानी कि यूनेस्को जो है इसका पार्टनर है। और इसका जो ये है कहाँ पर, अब ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये है कहाँ। चलिए आपको बताया था द हैंग में है, द हैंग और नीदरलैंड में, यानी कि द हैंग HAGUN हैंग नीदरलैंड में। याद रखना इफ्ला के ऊपर क्वेश्चन हर हालत में मिलेगा, यानी कि इफ्ला क्या है 27 में आया, यूनेस्को इसका पार्टनर है, और कहाँ पर है, द हैंग में। और इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या कर रहा है, आपकी फुल फॉर्म जो है उसके बारे में बात कर रहा है। चलिए तो अब आगे देखते हैं। अब आता है आपका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, अब आ जाते हैं इंडिया पर। इंडिया का है ILA का क्या है, ILA की फुल फॉर्म बताइए, सबको पता है, यानी कि कितनी बार आपको रटा चुकी है, तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। और बहुत सारे बच्चों ने इस जो लाइब्रेरी यानी कि ILA का रजिस्ट्रेशन भी करा रखा। तो आया कब, ये आया सितंबर 13, 1933। आपको जो 3 मैंने आपको 4 ईयर बताएं, एक तो 30 का याद कर लेना, एक 31 का याद कर लेना, एक 32 का याद कर लेना, और एक आपका आ जाता है 33। और तीनों के तीनों, यह चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। 30 में क्या आया, 31 में क्या आया, 32 में क्या आया, 33 में आया। 33 में ILA आपका आ चुका है। अब ILA है कहाँ, ये क्या आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली, याद रखना न्यू दिल्ली। अब आता है नेक्स्ट, चलते हैं ALL। अब ALL क्या है, ये आपको सोच रहे हो कि AL क्या है, इंटर लाइब्रेरी लोन, LONE लोन, इंटर लाइब्रेरी लोन। चलिए इंटर लाइब्रेरी लोन के बारे में पता चल गया। इंटर लाइब्रेरी लोन आपके चलते हैं, अब आगे चलते हैं। अब आ जाता है INB। ये क्या है, INB क्या है, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, याद रखना ये आपसे पूछा जाता है। फिर आता है इनफ्लिबनेट। अब ये बहुत सारे बच्चों को ये लगता है कि क्या है, ये सीधे सीधे आपके 4 वर्ड है भाई। INF से क्या है, इंफॉर्मेशन, LIB से क्या है, लाइब्रेरी, और NET से क्या है, नेटवर्क, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क। और इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पर है, ये आपको बताना है। यही आपके जो सारे इन्फ्लिबनेट है जो इस सारी चीज़ें स्टोर करके रख रहा है, तो याद रखना इन्फ्लिबनेट के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा। फिर आ जाता INIS। INIS क्या है, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आपका आता है इंस्टॉक के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। इंस्टॉक क्या है, इंफॉर्मेशन सर्विस, इंस्टॉक है ना, इंस्टॉक के ऊपर आपका इस तरह से क्वेश्चन, ये फुल फॉर्म नहीं, इंस्टॉक के इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई ये। IP के क्या है, IP आपको पता है इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी है। फिर आ जाता है ISBN आ जाता है, तो क्या आ जाता है, ISBN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, फिर आ जाता है आपका ISBD। ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल
स्टैंडर्ड बिब्लोग्राफी, डिस्क्रिप्शन। और जो ISBN पहले कितने नंबर का था, पहले आपको बताना है कितने का था, 10 का था, 8 का था, और अब कितने का, ये आया कब, ये कब इस तरह से हुआ, ये आपको बताना है। ये आपको मैंने कई बार करा चुका है, ठीक है। फिर आपका आ जाता है ISBD, आपको पता ही है, इंटरनेशनल सीरियल डाटा सिस्टम, ये हो जाएगा आपका। चलिए आगे चलते हैं। ISSN नंबर, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो ISSN नंबर, ये वीडियो ज़्यादा लंबी बन रही है तो यानी कि ये आपको एक साथ इतने सारे नंबर याद नहीं हुए, तो आई का छोड़ देते हैं, आई तक ही छोड़ देते हैं आपको, और आपको बाद में कराएंगे। तो ISSN नंबर क्या है, ISSN नंबर कितने का होता है, ISSN नंबर होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक मिनट स्पेलिंग मिस्टेक होगी, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। तो ये हो गए आपके कौन से, ये हो गए आई तक, यानी कि आपसे जो पूछे जाते हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, और ज़्यादा लंबी वीडियो से आपको एक तरह से कहते हैं ना कि ज़्यादा लंबी वीडियो से समझ में, अगर क्वेश्चन आंसर की वीडियो तब भी समझ में आए, और थ्योरी पार्ट की थोड़ी सी वीडियो ज़्यादा लंबी बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, समझ में ना आए। आप इसी वीडियो को 2 बार देख लो, 10 बार देख लो, तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। और वीडियो को जो क्वेश्चन आंसर की वीडियो लंबी होगी उससे समझ में आ जाएगा, आप रोक रोक के समझ लोगे। पर थ्योरी में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ता है बच्चों को, इसलिए शॉर्ट वीडियो ही ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ये सारी वीडियो जितने भी आपको चीज़ें बताई गई हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये ER पूछा जाएगा। ISBN के बारे में, ISSN नंबर के बारे में आपको बताना है कि कब आए, और जो SLA और आगे ALA के बारे में समझ लिया, SLA आ गया, फिर ISBN, ये सबसे आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।